तो क्या रूस और अमेरिका अपनी लड़ाई नई दिल्ली में आकर के लड़ रहा है? अलग अलग लोग बार बार आ रहे हैं भारत को कन्विंस करने के लिए कि भाई ऐसा सोचो, वैसा सोचो, हमारे साथ हो जाओ, वहां ना जाओ, ये ना करो। भारत की एक आजाद विदेश नीति क्यों ना हो, और इसमें कौन सी बड़ी गलत काम कर दिया? मैं स्वागत करना चाहता हूं एक ऐसे मेहमान का। आप सोचेंगे तो महासचिव हैं जेडीयू के, इनका रूस और अमेरिका से क्या लेना देना, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि त्यागी जी, केसी त्यागी जी जो हैं, वो उन्हें महारत हासिल है इस सब्जेक्ट पे, और खास तौर से विदेश नीति और भारत की क्या विदेश नीति पहले रही है और क्या अब रहनी चाहिए। त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप क्या इसमें कुछ अटपटा देखते हैं जो भारत अभी कर रहा है, या हमेशा हमारी नीति यही रही है? 9 दिन को देख रहा था जिसमें आपने कहा था कि अमेरिका को दोस्त नहीं दास चाहिए। तो आजादी, भारत की आजादी के तुरंत बाद जी त्यागी जी, आपकी आवाज कट रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूं, आप मुझको सुन पा रहे हैं? जी जी, आप एक बार फिर से अगर शुरू से अपनी बात कह दें। हाँ, अब आवाज ठीक हो गई। हाँ, संकेत जी, जो आपका प्रारंभिक संबोधन था, जी, इको हो रही है आवाज है? इसको ठीक कराते हैं। उस दोस्त नहीं, हाँ, दोस्त नहीं दास चाहिए अमेरिका को, बिल्कुल अमेरिका को। तो मैं उसी से शुरू करना चाहता हूं जी। आजादी के तुरंत बाद दुनिया 2 खेमों में बढ़ती दिख रही थी, एक लेड बाय अमेरिका और एक लेड बाय यूएसएसआर, और शीत युद्ध का दौर था वो, जब सब मुल्कों को, खास तौर से तीसरी दुनिया के मुल्कों को कुछ ना कुछ पोजीशन लेनी थी। उसी समय वियतनाम चल रहा था, उसी समय लाओस था, उसी समय कंबोडिया था, उसी समय कोरिया था, उसी समय फिलिस्तीन था, उसी समय कमोबेश 1962 में क्यूबन क्राइसिस था। भारत ने न अमेरिका का साथ दिया, न यूएसएसआर का, एक तटस्थ मुल्क की नीति अपना के रखी, जो कई बार रूस को भी अखरती थी और अमेरिका को भी, खास तौर से अमेरिका को। रूस को अखरती थी जब यूगोस्लाविया का क्राइसिस हुआ और मार्शल टीटो ने स्टालिन के सामने खड़ा होने का प्रयास किया, तो भारत यूगोस्लाविया में मार्शल टीटो के साथ खड़े थे। ये उनको अच्छा नहीं लगा। भारतीय उपमहाद्वीप में पहले दिन से ही अमेरिका के डिजाइन थे, वो थे 1948 के बाद एनसर्किलमेंट ऑफ चाइना, और उसी समय बना सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और विदेश मंत्री जो थे वहां के मिस्टर डलेस, वो सबसे पहले हिंदुस्तान में आए और पंडित नेहरू से उन्होंने कहा कि आप सीटो ज्वाइन कीजिए। और उन्होंने जब अपना ब्रीफ केस निकाल करके कन्विंस करने के लिए तैयार किए, पंडित नेहरू ने मना कर दिया कि मुझको नहीं इसमें होना है। इस्लामाबाद इन दिनों पाकिस्तान की कैपिटल थी, वो इस्लामाबाद गए, और ये एनसर्किलमेंट ऑफ चाइना की जो थ्योरी थी, ये अमेरिका की थी, और बैंकॉक इसका हेडक्वार्टर था, और वहाँ से वियतनाम भी, लाओस भी, कंबोडिया भी, कोरिया भी, बाजू के मुल्क हैं, मुझे जाने का मौका मिला है, वहीं से एनसर्किलमेंट होता था। आज जो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की बड़ी बातें हो रही हैं, तो मिस्टर भुट्टो को महसूस करना चाहिए कि एक दिन इस अलायंस का सबसे बड़ा पार्टनर पाकिस्तान था, और आज उसी की करनी भुगत रहा है। और जो हमारी नॉन अलाइड समिट थी, उसका ये नतीजा था कि नेहरू, नासिर, मार्शल टीटो, एनक्रुमा ऑफ साउथ अफ्रीका और सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया, ये 5 नेता थे दुनिया भर के। और मैं बहुत शान के साथ कहना चाहता हूं, जवाहरलाल इनके सबके लीडर थे। मुझको याद है इंडोनेशिया के शहर में नॉन अलाइड समिट हो रही थी, तो पंडित नेहरू चामेलाई को लेकर इंट्रोड्यूस करा रहे थे, मीट माय फ्रेंड मिस्टर चामेलाई फ्रॉम चाइना। ये रुतबा था हिंदुस्तान का विदेश नीति का उसी समय। अब मैं वर्तमान क्राइसिस पे भी थोड़ा आपका ध्यान लाना चाहता हूं। बिल्कुल। वारसा जो था, मुझे वारसा जाने का मौका मिला, ये कैपिटल है पोलैंड की, ये ईस्ट यूरोप में है, और ब्रुसेल्स जो है वो बाजू का मुल्क है। तो नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन,
ये एनसर्किलमेंट ऑफ यूएसएसआर के लिए थी। इसका सेंटर था ब्रुसेल्स, और जो रूस का सैन्य संगठन था उसका सेंटर था वारसा। और दुर्भाग्य या सौभाग्य समझिए, आज वारसा भी नाटो के साथ है। और जितने भी ये यहाँ से रिफ्यूजी जा रहे हैं, सब मैक्सिमम जो है वो वहीं पर जा रहे हैं, वारसा के अंदर, यानी पोलैंड के अंदर। और एक और दिलचस्प किस्सा है, जब ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज का डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ संकेत जी, तो सबसे पहला मुल्क पोलैंड है जो नॉन कम्युनिस्ट बनता है। अगर आपको याद हो 70s-80s का ला वालेसा एक वहाँ का नेता था, और उसने कम्युनिज्म के खिलाफ पहली बगावत की, और सबसे पहला नॉन कम्युनिस्ट कंट्री ईस्ट यूरोप में बनने वाला पोलैंड था। और एक और मशहूर किस्सा है कि एथिस्ट कंट्री था, धर्म को नहीं मानने वाला मुल्क था, लेकिन पोप का पहली बार आगमन ईस्ट यूरोप में वारसा के अंदर हुआ था। तो ये लड़ाई तब की है। अच्छा, नाटो जो है उसका क्या मतलब है वहां से रूस के साथ या क्रीमिया के साथ या पोलैंड के साथ? तो अननेसेसरीली एनसर्किलमेंट ऑफ यूएसएसआर और चाइना के नाम पर अपनी धौंस जमाता है। उसको भी दोस्त नहीं चाहिए, उसको भी गुलाम चाहिए, जैसे ताइवान है, जैसे पाकिस्तान है, जैसे और उधर के कई मुल्क हैं। और फिर वो अपनी पॉलिटिक्स वहां से करता। दुनिया का कोई क्राइसिस ले लीजिए, इराक का ले लीजिए, सद्दाम हुसैन के पास एक सुई भी नहीं मिली, उसको भी मार दिया, इराक भी खत्म हुई। लीबिया वाला जो गद्दाफी था, लंबी छोटी बातें करता था, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उसके पास कुछ नहीं मिला, उसको डिथ्रोन कर दिया। अफगानिस्तान के कम्युनिस्ट रिजीम को खत्म करने के लिए जो वर्तमान में तालिबान है, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का पैदा किया हुआ है। सीरिया में चले जाइए, वहां के राष्ट्रपति को हटाने के लिए, गैर जो वहां की हुकूमत है उसको हटाने के लिए ISIS का जन्म अमेरिका ने वहां पे कराया। अब भारत ने जो आज किया है, मैं भारत की विदेश नीति को सैल्यूट करना चाहता हूं। आज अमेरिका भी, आज ब्रिटेन भी, आज रूस भी, और इवन इमरान खान भी कह रहे हैं कि भारत की जो विदेश नीति है वो बहुत बढ़िया है। और इस पर जो यूरोप के सबसे ताकतवर मुल्क इंग्लैंड के विदेश मंत्री की जो प्रतिक्रिया है, वो संकेत जी सुनने लायक है। उसने भाई हम क्या कह सकते हैं भारत के मामले में, वो तो नॉन अलाइंड मुल्क है। तो हमारी नेहरू की जो नॉन अलाइंड पॉलिटिक्स है वो आज परवान चढ़ रही है। आज हम किसी के गुलाम नहीं, आज हम किसी के दास नहीं। दुनिया भर की सारी ताकतें आज हम लोगों के साथ जो हैं रिश्ते कायम करना चाहती हैं। और ये रिश्ते इसी तरीके से चलेंगे, और इनको सम्मान देना शायद अब जरूरी हो जाएगा। बहुत बहुत स्वागत आपका केसी त्यागी जी। आपने पूरा एकदम पर्सपेक्टिव में रख दिया कि कैसे आप एक पक्ष में हो जाएं। जब आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखा हुआ है, इतिहास से कुछ छुपा थोड़ी है, कौन सा मुल्क क्या कर रहा है उससे छुपा थोड़ी है। इस आधार पर अगर भारत अपना हित तय करने लगे तब तो फिर चल चुके। अपना हित खुद तय करना बहुत जरूरी है, जैसे केसी त्यागी जी बता रहे थे। त्यागी जी, समय मेरे पास खत्म हो गया है, फिर एक लंबी बहस आगे छेड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।